पहला क्वेश्चन है अपना कि फायर क्या होता है, यानी व्हाट इज फायर। तो आप लोगों को भी पता होगा कि फायर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। और जब भी किसी दो चीज का रिएक्शन हो तो उसके परिणाम में हमको कुछ ना कुछ मिलता है। तो जब हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन इस तीनों को हम प्रचुर मात्रा में मिलाते हैं तब जाकर के हमको क्या प्रोवाइड होता है, क्या मिलता है रिजल्ट में, फायर मिलता है। लेकिन फायर जब मिलता है तो उससे पहले हमको फायर का इंडिकेशन क्या मिलता है, तो हमें हीट मिलेगा, स्मोक भी मिलेगा और थोड़ी सी क्या होगी, फ्लेम भी हमको देखने को मिलती है। तब जाके हम समझते हैं कहीं पर कि हमारा फायर जो है वो हो चुका है। आप ये भी कह सकते हैं कि फायर इज अ रैपिड कंबशन। अब कंबशन मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज की जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, कंबशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि कंबशन क्या होता है। तो कंबशन अभी हम लोगों ने डील कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि व्हाट इज फ्लेम, यानी फ्लेम क्या होता है। तो देखिए किसी भी आग का जो गैसियस भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। ठीक है, हाँ राइट, फ्लेम इज द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ फायर। यानी आपको ही पता है कि आग में 3 एलिमेंट्स होते हैं जिसका यूज करते हैं हम लोग फायर ट्रायंगल में दिखाने के लिए। 4 भी होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप सिर्फ 3 ही होते, 4 भी होते हैं, लेकिन पहले 3 को डील करेंगे फिर 4 को डील करेंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट्स अगर बात करें फायर की तो उसमें आता है हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं 4 की तो हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड विथ केमिकल चेन रिएक्शन, यानी जो चेन रिएक्शन होता है हमारा, हाँ, तो ये मिलके क्या बना देता है, टेट्राहेड्रॉन बना देता है। ठीक है, तो अगर 3 होगा तो ट्रायंगल और 4 हो जाएगा तो टेट्राहेड्रॉन। तो यहां से हम लोग फायर ट्रायंगल भी समझ गए हैं और फायर टेट्राहेड्रॉन भी समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर डिटेक्टर। आपको ये पता है कि ऑटोमेटिक डिटेक्टर हम लोग बहुत से वेयर हाउस वगैरह में लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो फायर डिटेक्टर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हीट, दूसरा फ्लेम और तीसरा स्मोक। 3 डिटेक्टर होते हैं फायर के, हाँ स्मोक, पहला स्मोक, फ्लेम और हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फायर टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ गया, फायर टेट्राहेड्रॉन आ गया। तो फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है कि 3 एलिमेंट तो होते ही होते हैं, यानी हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन होते हैं, और उसके बाद में चौथा क्या जुड़ जाता है, चेन रिएक्शन जुड़ जाता है। तो ये मिलके क्या बना देता है, टेट्राहेड्रॉन बना देता है। उसके बाद है व्हाट इज फायर एस्केप रूट, यानी फायर एस्केप रूट जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए जब भी आग के केस में जिस रास्ते का चुनाव आप बाहर भागने के लिए करते हैं, एग्जिट करने के लिए करते हैं, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर एस्केप रूट कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रेवल डिस्टेंस। देखिए ट्रेवल डिस्टेंस में 2 केस में आपको बता रहा हूं। ट्रेवल डिस्टेंस एक इमरजेंसी के दौरान भी होता है और एक किसी सामान को उठाने के लिए भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रेवल डिस्टेंस अगर इंपॉर्टेंट चीज की, तो जैसे कहीं पर भी अगर आग लगता है, मेरा कहीं पर भी आग लग गया और वहां से जो दूरी आपका एंट्री गेट का, एग्जिट गेट का होगा, तो ये जो दूरी होगी, तो जो आप चल के जाएंगे बाहर भागने के लिए, उस दूरी को ही क्या बोला जाता है, ट्रेवल डिस्टेंस बोला जाता है। लेकिन एक और चीज होता है, कभी कभी हम लोग एक्सकवेशन में भी सीढ़ी लगाते हैं, तो एक्सकवेशन में भी जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है वो 25 फीट के आसपास होता है। तो 25 फीट होता है क्यों, ताकि आप इजीली सीढ़ी को क्या कर सकें, आसानी से यूज कर सकें। जैसे एक्सटिंग्विशर का भी अपना अपना ट्रेवल डिस्टेंस होता है कि जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां से आपका एक्सटिंग्विशर का ट्रेवल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये हर एक्सटिंग्विशर का अपना अपना अलग अलग ट्रेवल डिस्टेंस होता है। आप लोग पढ़े हुए होंगे इसको। चलिए वेरी गुड, आज कम इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एग्जिट रूट। देखिए एग्जिट रूट कहने का मतलब क्या, कि जहां से हम लोग बाहर निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्जिट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फायर टावर। देखिए ये मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में हम लोग बनाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी होती है, जहां पर फायर के केसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या होता है ना, ये वो सेफ सीढ़ी होता है जहां पर आग अगर बिल्डिंग के अंदर लग भी जाए ना, तो इस सीढ़ी के अंदर आग नहीं पहुंच पाती। ये क्या होता है कि चारों तरफ से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से घिरा हुआ रहता है, इसमें किसी प्रकार के पॉइजनस गैस वगैरह का इनहेलेशन नहीं हो पाता। एक सवाल था यहां से कि जैसे मान लीजिए कि कभी भी आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और पॉइजनस गैस पूरी तरीके से फैल चुका है, तो वहां पर आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर कैसे उन लोगों को इवैक्यूएट कराएंगे, कैसे लेकर के बाहर जाइएगा। तो इसका जवाब ये था कि आपको पहले उनको ये बताना है कि आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, क्योंकि वो लोग पैनिक होगा तो भागेगा, और तेज भागेगा तो सांस जल्दी लेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, पॉइजनस हवा को इनहेल करेगा। इसलिए उनको ये सलाह देनी है कि हमेशा नील डाउन यानी झुक के भागिए वहां से, और धीरे धीरे जाना है, तेजी में नहीं भागना। क्योंकि तेजी में भागोगे तो सांस ज्यादा लोगे तो जल्दी थक जाओगे, और झुक के जाओगे तो जितनी भी पॉइजनस हवा होती है सब गर्म हवा होता है, और गर्म हवा कहां बैठ जाता है, ऊपर जाके बैठ जाता है। तो आपको नील डाउन होकर के जाना चाहिए। फायर टावर
देखिए फायर टावर जो होता है वो जरूरी नहीं कि आपको आइसोलेट ही, कभी कभी बिल्डिंग्स के बीचों बीच हम लोग बना देते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया कि बिल्डिंग के बालकनी के साइड में वो बनाया जाता है ताकि इजीली लोग क्या सीधा बाहर उतरे, क्योंकि अब अंदर उतरोगे तो फिर हो सकता है नीचे भी आपकी आग फैल जाए, इसलिए वो बाहर ही बनाया जाता है बिल्डिंग के साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी स्टेज ऑफ फायर। देखिए अगर मैं बात करूं आग का स्टेज, तो आग के बेसिकली 3 ही स्टेज है, आप लोग के आंसर्स में 4 मिला होगा, उसके टेंशन नहीं लेना है। पहला इनिशियल स्टेज होता है जहां पर कोई आग जो होता है वो इग्नाइट होता है, कोई भी आग जो होता है वो इग्नाइट होगा, यानी जलेगा, पहली बार वो सुनगना शुरू होता है एकदम हल्का सा। दूसरा वो होगा जिसको बोलते हैं मीडियम स्टेज, वहां पर आग जो है ना वो अब फैलने के कगार में होगा। और तीसरा स्टेज जहां पूरी तरीके से क्या अपना बड़ा सा रूप दिखाता है। तो आग के मेनली 3 स्टेज होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मैटर, यानी मैटर क्या होता है। मैटर मतलब क्या कि कोई भी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता हो, जिसका कुछ स्पेस हो, जिसका कुछ मास हो। मास माने समझते हैं, मास माने ये मास नहीं, मास माने वजन, मास माने वजन, और उसका कुछ ना कुछ क्या हो स्पेस लेते हो। जैसे हम लोग बात करें हवा का, हवा क्या है, एक तरह का मैटर है, क्योंकि क्या करता है वो भी हमारे एरिया में कुछ ना कुछ स्पेस ले रखा है। जैसे अगर मैं बात करूं ये मार्कर की, तो ये मार्कर भी क्या है मेरे लिए, एक तरह का मैटर है, ठीक ना, भार, वही वजन। नेक्स्ट है व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो एक एटम से मिलकर के जो भी चीजें बनी हुई होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। एक एटम कहने का मतलब क्या कि एक से ज्यादा एटम्स मिलकर कोई भी चीज बनाए, उससे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एलिमेंट, यानी एक तरीके के मॉलिक्यूल्स मिलकर जिस भी एलिमेंट का निर्माण करे, जिस भी तत्व का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर आयरन का, आयरन ले लो एक एलिमेंट के तौर पे, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे, आयरन के होंगे, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नीचे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंडक्शन, यानी आपको ही पता है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे फैलता है। तो हीट का फैलने का टोटल कितना तरीका था, हमारे पास 4 तरीका था। पहला था कंडक्शन विधि। कंडक्शन विधि में क्या होता है कि जो हीट होता है वो बाय सॉलिड पार्टिकल्स, यानी वो सॉलिड से होकर के जाएगा, वो सभी चीजों से जा सकता है जो लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, यानी जिनके अंदर हीट क्या होता है अच्छे से प्रवाहित हो सकता है। जैसे हम ले लेंगे आयरन रॉड, आयरन रॉड का एक सिरा गर्म करिएगा ना तो पिछला सिरा भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन विधि, इसी को क्या बोला जाता है, कंडक्शन विधि कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अंदर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एकदम अटैच रहता है, पूरा बॉन्ड बनाया हो रहता है। वो क्या करता है कि जैसे इसके बगल वाला पार्टिकल्स गर्म होगा, वो हीट को क्या कर देगा, बगल वाले में ट्रांसफर कर देगा, और इसी ट्रांसफर को क्या बोला जाता है, कंडक्शन विधि बोला। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि कंडक्शन विधि क्या है, तो बता सकते हैं कि पार्टिकल्स के द्वारा जो भी हीट ट्रांसफर किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। बात हो कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। ये खास करके आपका वाटर में और गैस में होता है। वाटर और गैस की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो आपका हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन विधि के द्वारा होता है। जैसे हम लोग भाप ले लेंगे, भाप, तो भाप ऊपर की तरफ उठता है तो उसमें क्या होता है, बबल्स क्रिएट होता है। बबल्स आप लोग देख, प्लेट रख दीजिएगा तो पूरा बबल्स 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 हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स उसको हम समझ सकते हैं आसान में समझने के लिए। तो अगर हम बात करें कंडक्शन की तो पार्टिकल्स के द्वारा होगा, कन्वेक्शन की तो मॉलिक्यूल्स के द्वारा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड और गैस में ही होता है, सॉलिड में नहीं होता है। ठीक ना, नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट बर्निंग। डायरेक्ट बर्निंग का मतलब आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट बर्निंग के द्वारा भी हीट को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आप मान लो कोई तावा है, तावा पूरी तरीके से गर्म है, अब आप उसको डायरेक्ट छू रहे हो तो भी हीट को क्या कर दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया आप में, है ना, तो डायरेक्ट टच भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कूलिंग। कूलिंग क्या है, आपको ये पता है कि आग लगाने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अभी तीनों को एक करके समझते हैं। अगर आपने किसी आग में से हीट को रिमूव कर दिया तो उसको कूलिंग कहते हैं, लेकिन अगर आपने आग में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया उसे हम कहते हैं स्मूथरिंग, और अगर आपने आग में से फ्यूल को रिमूव कर दिया उसे हम कहते हैं स्टारवेशन या सेग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज इग्निशन पॉइंट, यानी इग्निशन पॉइंट क्या होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का वह न्यूनतम तापमान जहां पर वो जो भी मटेरियल है वो पहली बार क्या होगा, इग्नाइट होगा, पहली बार क्या करेगा, जलेगा। ठीक ना, फिर हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट की, यानी किसी भी लिक्विड का
वह न्यूनतम तापमान जहां पर वो अपना क्या करेगा, वेपर क्रिएट करेगा आग लगाने के लिए। जैसे हम लोग तेल को गर्म करते हैं ना छौंका मारने के लिए, तो तेल को आप कंटिन्यूअस हीट करिएगा तो धीरे धीरे गर्म होते होते क्या हो जाएगा, वहां पहुंचा देगा उसको कि अब वो वेपर क्रिएट करेगा। और लिक्विड में कभी भी डायरेक्टली आग नहीं लग सकता, आग हमेशा और हमेशा किसमें लगता है, वेपर में लगता है। और यही रीजन है कि क्लास बी और क्लास सी को एक कैटेगरी में भी बहुत स्टैंडर्ड्स में दिखाया गया है ना। लिक्विड को भी और गैस को भी हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे मान के चल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्लेमेबल मटेरियल और कंबस्टेबल मटेरियल। फ्लेमेबल मटेरियल क्या होता है, तो वैसा मटेरियल जिसमें आग लगाने के लिए हमको कम एफर्ट डालना पड़े, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेमेबल मटेरियल। कंबस्टेबल मटेरियल उसको कहेंगे कि जिसमें हमको आग लगाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा देना पड़े। एग्जांपल समझिए, पेट्रोल में अगर हमको आग लगाना है तो एफर्ट हमको कम देना पड़ेगा, लेकिन लकड़ी में आग लगाना है तो एफर्ट थोड़ा ज्यादा देना। तो लकड़ी को हम क्या बोल सकते हैं, कंबस्टेबल, लेकिन पेट्रोल को क्या बोलेंगे, फ्लेमेबल। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराफोरिक मटेरियल। देखिए पैराफोरिक मटेरियल हम उसे कहते हैं जिसमें हमको कोई एफर्ट नहीं देना है, वो रूम टेम्परेचर में आते ही क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ ले। जैसे आप लोगों को पता है कि रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस क्या होता है कि जैसे ही उसको ऑक्सीजन का कांटेक्ट मिलता है वो क्या पकड़ लेता है, आग। आप लोगों को पता होगा पोटेशियम, सोडियम, ये क्या होता है कि जैसे ही आप इनको आग में लेकर सॉरी रूम टेम्परेचर में लेकर गए, इसमें क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। ठीक ना, तो उसी को बोला जाता है पैराफोरिक मटेरियल, जिसमें हमारा कोई एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्लास ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू ओशा, यानी ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से आग को कितने क्लास में बांटा गया है। तो टोटल कितने क्लास है, 5 क्लास है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के या एफ, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर एंड देयर यूज, यानी एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं और उनके यूजेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे यूज। जैसे हम अगर बात करें कि एक्सटिंग्विशर टाइप में आपका वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, इसका जो आइडल होता है वो हमको कोशिश ये करते हैं हम लोग कि इसका यूज सिर्फ और सिर्फ तब किया जाए जब हमारा आग सॉलिड वाला हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आग बुझाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कूलिंग करना। कूलिंग करेंगे तो आग क्या होगा ना, परमानेंटली बुझता है। लेकिन बाकी किसी केस में क्या है ना कि ऑक्सीजन अगर फिर दोबारा उसको मिलेगा तो इग्नाइट हो सकता है, या फ्यूल का अगर आपने सेपरेशन किया फिर कहीं से फ्यूल मिलेगा तो दोबारा इग्नाइट हो सकता है, लेकिन कूलिंग वाले केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर की, तो उसको हम यूज करते हैं सॉलिड वाले जो भी कंबस्टेबल सॉलिड वाले मटेरियल होते हैं उनमें। अगर फोम है, फोम, तो फोम का यूज हम लोग करते हैं लिक्विड वाले पे। और अगर हम बात करेंगे डीसीपी, तो डीसीपी हम लोग यूज कर सकते हैं गैस वाले पे भी। स्पेशल डीसीपी की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल डीसीपी हम लोग कहां यूज कर सकते हैं, तो मेटल के लिए, जो भी मेटल वाला आग लगता है उस पे हम लोग स्पेशल डीसीपी का यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा CO2, तो CO2 जो होता है वो आइडल होता है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा वेट केमिकल की, तो वेट केमिकल जो होता है वो किचन फायर के लिए सुटेबल माना जाता है। ठीक है, एक सवाल इसमें ये भी होता था कि जैसे इन सब के अंदर ना अलग अलग एक्सटिंग्विशिंग एजेंट भरे होते हैं। ठीक है, तो ये एजेंट आपको मैं और भी चीजें बताऊंगा। जैसे मेनली हम लोग को फोकस इस पे करना है कि जो डीसीपी होता है, तो डीसीपी के अंदर 2 तरीके के एजेंट हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा होता है MAP यानी मोनो अमोनियम फोस्फेट। अगर मोनो अमोनियम फोस्फेट अगर है तो आप उसको तीनों क्लास के फायर पर आसानी से यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल। लेकिन अगर वो चीज में पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट अगर भरा हुआ है तो उसका सिर्फ इस्तेमाल 2 क्लास के फायर पे होगा, एक बी और दूसरा सी। ए पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कूलिंग एजेंट मौजूद नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे समझते हैं कि व्हाट इज रेस। देखिए आग चाहे कहीं पर लगे, अगर हमको रेस टेक्निक मालूम है तो हम इजीली किसी भी आग से क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। रेस का मतलब पहला मतलब ये होता है R4 होता है रेस्क्यू। सबसे पहले हमको कोशिश ये करना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आग के डेंजर में फंसा है तो उसको सबसे पहले क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। बिकॉज आपको ही पता है कि पहले हमको जान बचाना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बट एक चीज है कि अपना सेफ्टी को इंश्योर करते हुए, ये नहीं कि खुद भी चलेगा और वो तो मर ही रहा है, इस तरीके से नहीं करना। अब आप किसी को जलते हुए भी छोड़ नहीं सकते, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, R4 रेस्क्यू, A4 क्या होता है एक्टिवेट द अलार्म, और C4 होता है कन्फाइन, यानी एरिया को कन्फाइन कर दीजिए, आग को कन्फाइन कर दीजिए ताकि आग जो और स्प्रेड ना हो पाए। और E4 होता है एक्सटिंग्विश, मतलब कि आपको अब क्या करना है, आपको बुझाना होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन रखना है, अपने आप को सेफ रखते हुए। इस चीज का ध्यान रखें कि वर्किंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, फोम, डीसीपी, CO2, वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। यानी अभी हम लोग बात करेंगे वर्किंग टेम्परेचर की, यानी किस एक्सटिंग्विशर का यूज कितने टेम्परेचर के लिए बनाया गया है। अगर मैं बात करूं डीसीपी,
CO2, तो ये जो दो ऐसे एक्सटिंग्यूशर है जिनका यूज आप -30 डिग्री सेल्सियस से लेके +55 डिग्री सेल्सियस तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने एक्सटिंग्यूशर आपके पास अवेलेबल होंगे उनका आप सिर्फ और सिर्फ यूज तब करेंगे जब आपका टेम्परेचर +5 डिग्री से लेकर +55 डिग्री तक होगा। यानी वाटर का, आप फोम का और आपके साथ जो वेट केमिकल, इन तीनों का यूज तभी होगा जब आपका टेम्परेचर जो हो +55 डिग्री से लेकर के और +5 डिग्री तक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर ऑफ वाटर, फोम, डीसीपी, वेट केमिकल, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी किस फायर एक्सटिंग्यूशर में कितना प्रेशर मौजूद होता है। तो जितने भी आपके एक्सटिंग्यूशर हैं, CO2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सब में क्या होता है कि 15 बार का प्रेशर अवेलेबल होता है। 15 बार का प्रेशर सब में भरा जाता है, 15 बार के प्रेशर के साथ सबको फिल किया जाता है। लेकिन CO2 ऐसा एक्सटिंग्यूशर है कि जिसमें 55 बार का प्रेशर जो होता है, 55 बार के प्रेशर से CO2 को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, फिल करके भरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटिंग्यूशिंग एजेंट ऑफ वाटर, फोम, डीसीपी, CO2, वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी किस एक्सटिंग्यूशर में कौन सा एजेंट मौजूद रहता है। अगर मैं बात करूं वाटर टाइप एक्सटिंग्यूशर की, तो वाटर टाइप एक्सटिंग्यूशर में क्या कौन सा एजेंट मौजूद होता है, तो वाटर रहता है, सिंपल सी थिंग है। अगर मैं बात करूं फोम का, तो फोम में रहता है AFFF, यानी एक्वस फिल्म फोमिंग फोम, ये जो भी है ये एजेंट का नाम है, ये एजेंट उसके अंदर फिल रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे डीसीपी का, तो डीसीपी में दो तरीके का होते हैं, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा ये होता है मोनो अमोनियम फोस्फेट। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं वेट केमिकल का, तो वेट केमिकल में कौन सा मौजूद होता है, पोटेशियम एसीटेट रहता है। ठीक है, चलिए CO2 में क्या होता है, तो CO2 में जो CO2 गैस होता है उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड करके भर दिया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज पास, यानी पास क्या है। तो आपको भी पता है कि पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके हम जो भी हमारा एक्सटिंग्यूशर हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। P4 होता है पुल द पिन, A4 होता है एम ऑन द बेस ऑफ फायर, S4 होता है स्क्वीज द लीवर, और S4 होता है स्वाइप द नोजल साइड टू साइड। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम, यानी फायर फाइटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैनुअल और दूसरा होता है ऑटोमेटिक। कहीं कहीं पे आपको यह भी देखने को मिलेगा तीन तरह का, जिसमें एक होता है मोबाइल, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है पोर्टेबल। ये तीनों भी फायर एक्सटिंग्यूशिंग जो भी एजेंट फायर एक्सटिंग्यूशर सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं स्प्रिंकलर, तो वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, लेकिन देखा जाए तो ऑटोमेटिक भी है, फिक्स। जो अब बात करूं मैं आपका फायर एक्सटिंग्यूशर का, तो फायर एक्सटिंग्यूशर क्या है, पोर्टेबल है, तो मैनुअल भी तो है, ये भी देखना है। उसके बाद मैं बात करूं फायर टेंडर, फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी होती है, तो वो क्या रहेगी, हमारा मोबाइल रहेगी, है ना, लेकिन देखा जाए तो मैनुअल ऑपरेटेड है। नेक्स्ट आपको देखना है कलर कोड ऑफ वाटर फोम, यानी जितने भी आपके एक्सटिंग्यूशर होते हैं उन सब के ऊपर कौन सा लेवल लगा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर टाइप एक्सटिंग्यूशर का, तो उसका जो कलर कोडिंग सिस्टम होता है वो क्या रहता है, रेड रहता है। अगर मैं बात करूं डीसीपी का, तो डीसीपी का जो कलर कोड होता है वो कौन सा होता है, ब्लू होता है। अगर मैं बात करूं आपका ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको हम लोग अभी बात है ब्लू, और अगर मैं बात करूं फोम, तो फोम का क्या हो जाता है, क्रीम हो जाता है। अगर मैं बात करूं CO2 का, तो CO2 का आ जाता है ब्लैक, और मैं बात करूं वेट केमिकल की, तो वेट केमिकल का हो जाता है येलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपोनेंट ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी फायर एक्सटिंग्यूशर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स इट मींस की पार्ट्स, जैसे उसमें क्या होता है कि पहला एक सिलेंडर हो जाएगा, दूसरा का जो उसमें होस पाइप होता है, होस पाइप, और तीसरा उसमें होता है पिन, पिन होता है। होस पाइप के आगे नोजल होता है, नोजल डिस्चार्ज नोजल जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है, गेज मीटर होता है, उसके बाद हैंडल होता है, फिर लीवर होता है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, कंपोनेंट होती है फायर एक्सटिंग्यूशर की। ठीक, हाँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें है कि व्हाई CO2 डोंट हैव गेज मीटर, यानी CO2 एक्सटिंग्यूशर में गेज मीटर क्यों नहीं होता है। सवाल बहुत वैलिड है। अब देखिएगा तो यूरोपियन कंट्री में आपको ना देखने को मिलता है कि गेज मीटर उसके अंदर फाउंड होता है, मिल जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोग पैसे खर्च करते हैं सेफ्टी के बजट पे। लेकिन अगर मैं ये चीज बोलूं आपको कि इंडिया में ऐसा यूज नहीं करते, तो इसके दो रीजन है। पहला है एक टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल रीजन मैं बता रहा हूं पहले। टेक्निकल रीजन क्या है कि जैसे CO2 होता है तो बहुत ही ठंडा होता है गैस, बहुत ज्यादा गैस ठंडा होता है, और उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके क्या रहता है, सिलेंडर में हम लोग भरते भी हैं। तो क्या होता है कि जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं ना,
तो जो आप प्रेशर गेज होता है वो रीडिंग सेम देता है, वो रीडिंग को फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। फ्लक्चुएट कहने का मेरा मतलब ये है कि वो भरा होगा तो भी उतना ही रीडिंग देगा और खाली हो जाएगा तो भी सेम रीडिंग देगा, मतलब कि कांस्टेंट रीडिंग हमेशा देता है। इसके वजह से उसको लगा कि हमको कोई फायदा नहीं। ये हो गया टेक्निकल रीजन। अगर मैं नॉन टेक्निकल रीजन की बात करूं तो होता है कॉस्ट कटिंग, यानी पैसे बचाने के चक्कर में भी हम लोग जो होता है वो गेज मीटर को अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट है व्हाई वी डोंट यूज CO2 इन कन्फाइंड स्पेस। आपको ही पता है कि अगर कन्फाइंड स्पेस हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर हमको CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि हम अगर कन्फाइंड स्पेस में काम करें तो जाहिर सी बात है कि वहां ऑक्सीजन की डिफिशियंसी रहती है, यानी ऑक्सीजन की कमी रहती है। अब ऑक्सीजन की कमी पहले से है और आप उसमें CO2 और ऊपर से डाल दीजिए तो फिर क्या होता है, सफोकेशन हो सकता है। सफोकेशन मतलब होता है दम घुट सकता है, तो इसलिए हमको CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट फॉर फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एंड वाई। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर बिजली में आग लगता है, बिजली की वजह से अगर कभी आग लगे तो उस पर किस तरह का एक्सटिंग्विशर चलाना चाहिए और क्यों। देखिए इसमें टोटल मैं 3 एक्सटिंग्विशर आपको बताता हूं। जैसे हम लोग इस पे यूज कर सकते हैं वाटर, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि आपका जो भी सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। जब तक आइसोलेट नहीं होगा तब तक आप उस पर वाटर का यूज नहीं कर सकते। लाइव इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर आपको यूज करना चाहिए CO2। आप DCP भी यूज कर सकते हैं, लेकिन DCP इसलिए हम यूज नहीं करते क्योंकि उसके बाद हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन CO2 एक गैस है तो इक्विपमेंट को खराब होने से बचा लेता है। यही मेन रीजन था आपका CO2 एक्सटिंग्विशर को यूज करने का इलेक्ट्रिकल फायर।